नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब परीक्षा में समय नहीं है, ऐसे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैं आपको इसी चैनल पर देखिए 30 दिवस वाला तो आपको मैं दे ही रहा हूं कि 30 दिन की जो डोज है वो मैं दे ही रहा हूं। अब मैं आपको एक एक मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराऊंगा जीके और जीएस का, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी मजबूत होगी। और बिल्कुल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि खाली टिक लगाते हुए आगे चलेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे, इससे ये फायदा होगा कि आपको कंफ्यूजन भी कम से कम क्रिएट होगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर बढ़िया लगेगा तो शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के बीच में। आइए देखिए, हम लोग डिटेल में समझेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है वह है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका लगभग 60%, जी हाँ 60% जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CO2। अब आपसे पूछता है कि भैया ग्रीन हाउस गैस में और महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो देखिए CO2 तो निभाता ही है, साथ ही साथ जलवाष्प, जी हाँ जलवाष्प भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बट यहां पर आपको पूछता है कि मुख्य रूप से, तो जानते हैं आप कि सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वह कौन है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बाकी जलवाष्प भी है, ओजोन भी मिलता है इसमें। कौन मिलता है? ओजोन भी मिल जाएगा, मीथेन भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। CO2 है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। पहला का आंसर आपका 2 हो जाता है। चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए बढ़िया प्रश्न है दूसरा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाई, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अगर इमली में पूछता है तो बताते हैं टाटरिक अम्ल। इमली में आप क्या बताते हैं? टाटरिक अम्ल। टमाटर में आप बता रहे हैं ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे फलों में या नींबू में सिट्रिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल। याद रखिए, सिरके में एसिटिक अम्ल, खट्टे फलों में या नींबू में सिट्रिक अम्ल, है ना। संतरे में भी पूछ देगा। टाटरिक अम्ल इमली में, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में। ये सब आपको याद रखना है। अम्ल, अम्ल वो होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो, वो अम्ल होता है ना। जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो वह होता है क्षार। तो ये भी आपको ध्यान देना है, दोनों चीजें आप ध्यान दीजिएगा। जो भी पॉइंट बताएं उस पर आप फोकस करिएगा, नोटिस करिएगा और हो सके तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है। किसका? एटीपी का उत्पादन। और आप जानते हैं कि कोशिका को पावर कहां से मिलता है? एटीपी के फॉर्म में ही वो ऊर्जा प्राप्त करता है। और एटीपी का निर्माण ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उत्पादन करता है। तो भैया इसी वजह से इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। खोजकर्ता, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन के द्वारा, नाम याद रखिएगा जरा सा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अल्टमैन के द्वारा इसको खोजा गया है। इंटरनेट पर बहुत सारे नाम मिलेंगे। इसको उन्होंने बायोप्लास्ट बोला था, बायोप्लास्ट नाम से इसने खोजा था, ठीक ना, अल्टमैन। अब कहता है कि भैया ये तो बायोप्लास्ट था, लेकिन ये बायोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया किसने बनाया? तो ये नामकरण जो है वह बेंडा, कार्ल, नाम याद रखिएगा भाई, कार्ल बेंडा,
ये दे रहा है, ठीक ना। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए कंठस्थ। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? बायोगैस का मुख्य घटक CH4 यानी कि मीथेन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। तो मुख्य घटक पूछ रहा है, यह ध्यान देना है कि पूछ रहा है हमसे मुख्य घटक। मुख्य मतलब मेन, तो मुख्य घटक हो जाता है CH4 यानी कि मीथेन। मुख्य घटक मीथेन है ना। ये लगभग आपको 50% से लेकर के 70% तक जिम्मेदार होता है ये, ठीक। उसके बाद आता है नंबर CO2 का। CO2 भी कम नहीं है और यह भी लगभग आपको 25 से 35-40% तक ये भी जिम्मेदार होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। बाकी आपसे मुख्य पूछ रहा है तो मुख्य आप बताने वाले हैं CH4 मीथेन, ठीक है ना। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलें आगे। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में पूछता है, यह सेमीकंडक्टर है। पूछता है कि इनमें से कौन सेमीकंडक्टर है, तो ध्यान दीजिएगा सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक है। अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर, तो ध्यान रखना है अर्धचालक होगा। सोलर सेल की बात हुई है तो सोलर सेल जो सौर ऊर्जा है यह क्या बनाता है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सौर से बदल देता है विद्युत में, है ना, सौर ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। कंप्यूटर से भी एक आध प्रश्न रहता है, अगर कंप्यूटर का ज्ञान आपको है तब आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए Ctrl+H अगर दबा देते हैं, कंट्रोल जो बटन होता है नीचे देखेंगे कीबोर्ड में, है ना, कंट्रोल जो बटन होता है इसके साथ अगर आप H दबाते हैं तो आपको कोई भी चीज फाइंड और रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन डायरेक्ट एक बॉक्स खुलता है, ठीक। तो फाइंड और रिप्लेस, ये कह रहा है कि हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो नया बनाने के लिए Ctrl+N, N से होता ही है न्यू। N से क्या होता है? न्यू। तो N से नया आप खोल देंगे। S से होता है सेव, SAVE सेव। कंट्रोल के साथ आप S दबाएंगे तो जो काम कर रहे हैं जिस पेज पर वो पेज आपका सेव हो जाएगा। अगर कोई आपको ओपन करना है कोई फाइल, देखिए ये दोनों में अंतर है। ये नया पेज आपको मिलेगा, जैसे अभी कोई हम चीज पढ़ा रहे हैं, हमको नया पेज लेना है तो Ctrl+N दबाएंगे, नया पेज आ जाएगा। लेकिन हम कोई पढ़ाया हुआ चीज सेव किए हैं, हम चाहते हैं कि वो खोले, तो कंट्रोल के साथ O दबाएंगे यानी कि ओपन करेंगे तो वो फाइल खुलेगा। सर्च करके फिर वो फाइल खोलेंगे। तो ओपन करने के लिए Ctrl+O, सेव करने के लिए Ctrl+S, N करने के लिए Ctrl+New के लिए N है, H आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। Ctrl+A से होता है ऑल सेलेक्ट, सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर B दबाते हैं तो जितने भी लिखे हुए हैं वो बोल्ड हो जाएगा। I दबाते हैं तो आइटैलिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। U दबाते हैं तो सारे लिखा, जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया Ctrl+A से और U दबाया तो ये सबके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, यानी कि U से अंडरलाइन, पहला लेटर ही सामान्यतः इसमें यूज होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए तो देखिए क्या कह रहे हैं। सोनालिका तथा कल्याण, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो सोनालिका, सोना जैसा क्या रहता है? गेहूं ही तो रहता है। गेहूं को आप लीजिए उपजने के बाद तो देखिए एकदम सोना रहता है, किसानों के लिए तो फसल उसका सोना होता ही है। बाकी सोनालिका और कल्याण सोना जो है यह गेहूं की किस्म है, ध्यान देना है। आइए चलिए, सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग बनाया गया था किसके लिए भाई? देखिए ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने हेतु, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पुनरावलोकन करने के लिए, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए।
सरकरिया आयोग रणजीत सिंह सरकरिया, ये न्यायाधीश थे, नाम याद रखिएगा, रणजीत सिंह सरकरिया, है ना, रणजीत सिंह सरकरिया, रणजीत पहला ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों के लिए। और कौन थे भैया, तो न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस रणजीत सिंह सरकरिया, है ना, ये अध्यक्ष थे। 1983 में ये गठन हुआ था सरकरिया आयोग। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और रणजीत सिंह सरकरिया है 1983, ये 3 पॉइंट याद रखिए। मनुष्य के कान का सबसे बाहरी हिस्सा जो है वह कर्णपल्लव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्णपल्लव। उसको पिन्ना भी कहते हैं और ऑरिकल भी कहते हैं, पिन्ना और ऑरिकल भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आते हैं सवाल अगले 10वां सवाल। क्या कह रहे हैं भाई, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। देखिए पहले क्या कहलाता था, तो बंगाल का गवर्नर कहलाता था, ठीक है, लेकिन एक एक्ट आया, अधिनियम आया जो बदल के रख दिया और गवर्नर में जनरल जोड़ दिया गया और यह बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यह कब हुआ, तो यह कंपनी के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था भारत को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछता है कि कौन बना, तो बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा ये बनाया गया था, हेस्टिंग बनाया गया था। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए आगे, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें हम आते हैं तो एक चीज और ध्यान देंगे। हेस्टिंग का तो नाम हमने देखा, इसी के तहत क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ चौकी मत, हाई कोर्ट नहीं, कलकत्ता में उस समय सुप्रीम कोर्ट खुला था। सुप्रीम कोर्ट इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, इसी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, 73 का एक्ट था, 1 साल बाद ही हुआ। आइए देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 12, 13, 14, 15। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां महिलाओं की बात आए वहां आपको आगे बढ़ चढ़ के याद करना चाहिए क्वेश्चन। तो महिलाओं की कुल संख्या जो रही वह थी 15। वहीं ओवरऑल अगर संख्या की बात करें तो 389 संख्या निर्धारित की गई थी। 389 में जरा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, 389 में था 292 ब्रिटिश भारत से, ठीक, इसमें और 4 था, ये भी ब्रिटिश भारत का ही था लेकिन ये चीफ कमिश्नरी प्रांत था, यानी कि ये कुल संख्या इसकी थी कितनी, 296। अब 296 हो गया और था 389, तो बच गया और कितना, 93 बच गया। तो अब जो 93 आएगा, ये 93 आएगा, यह आता है देसी रियासत का। यह किसका आता है, तो यह आता है देसी रियासत का, है ना, देसी रियासत का आता है। और ये कुल ऐड करने के बाद जो है वो हो जाता है 389, है ना, इसी में 15 महिलाएं थी। क्लियर है सब कुछ क्लियर है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या कह रहे हैं। संविधान सभा में 1946 में सीटों का आवंटन ब्रिटिश भारतीय प्रांत के पास, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर कराया कि जो टोटल संख्या थी वह 389 थी, जिसमें 292 था ब्रिटिश भारत से, 4 था चीफ कमिश्नर से और 93 था देशी रियासत से। तो क्या कह रहा आपसे तो पूछ रहा है यही ना, ब्रिटिश प्रांत का, चीफ कमिश्नर का नहीं पूछ रहा है, 292। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप चीजों को, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसमें आइए एक पॉइंट और बता दो, यहां पर तो 389 हुआ था, कब, 1946 में ना, लेकिन 47 में आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान जो है वह अलग हो जाता है।
तो भैया सीट भी कमेगा, 389 था अब कम जाता है, और कम के कितना रह जाता है, पूछता है कि भारत के विभाजन के बाद जो संविधान सभा में सीटों की संख्या थी वह कितनी हुई है, तो वह 299 हुई है। इतनी बातें आपको भैया ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न अब आ गया है अनुच्छेद। नागरिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? नागरिकता भाग 2, नागरिकता किस में है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। देखिए नागरिकता पूछेगा तो बताएंगे भाग 2, भाग भी पूछता है भाई, भाग 2 याद रखिएगा, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में है मूल अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, है ना, जिसको डीपीएसपी के भी नाम से आप जानते हो। यह है 12 से 35 भाग 3 में। मूल अधिकार जो है वह भाग 3 में है। मूल अधिकार को लिया कहां से गया है, तो यह ध्यान दीजिएगा अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहां से लिया गया है, तो वह आयरलैंड से लिया गया है। इतनी बातें आपको इसमें भी ध्यान देना है। क्लियर है? क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट के बाद मैं जब कमेंट पढ़ूंगा फिर उसका रिप्लाई करूंगा। वैसे डाउट नहीं है किसी भी प्रश्न में, बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहा हूं सब कुछ। आइए आते हैं आगे। विधि के समक्ष समता का विचार। देखिए विधि के समक्ष समता का विचार, 4 ऑप्शन है, अमेरिका, ब्रिटिश, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिटिश विधि के समक्ष समता जो है वह लिया गया है ब्रिटिश का मूल अधिकार। यहां पर 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। विधि के समक्ष अगर समता पूछे, बहुत बारीक चीज बता रहा हूं, बताएगा नहीं कोई। विधि के समक्ष अगर समता पूछे तो बताएंगे ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण पूछे, ध्यान दीजिए, समता पूछे तो बताएंगे कि समता तो ब्रिटेन से है, और विधियों का समान संरक्षण पूछे तो वो हो जाता है अमेरिकी संविधान। देखिए इससे हो जाता है संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हो जाता है? संरक्षण, ध्यान देना है। आयरलैंड से आपको मैं बता चुका हूं अभी कि नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है। यहां से दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया भैया? तो संशोधन, संविधान में संशोधन का जो है ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है इतनी बातें। आइए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान 29, 30 और 31 और 32, इतने ऑप्शन है। अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वह आपको अनुच्छेद 29 में देखने को मिलता है। तो 30 में क्या मिलता है सर? तो 30 में मिलता है ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये अपने शिक्षण संस्थान ओपन कर सकता है, खोल सकता है, चला सकता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था, और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लिख देता हूं, पूछता है एग्जाम में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, यह अनुच्छेद 32 में है। इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था इसे। चलिए आइए, गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गाय हो गया या दुधारू पशुओं के बलि पर रोक कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। यानी कि सर ये मामला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। यहां तक तो क्लियर है? तो सर यहां तक क्लियर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप पढ़े हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच स्थित है। अनुच्छेद 36 से कितने अनुच्छेद? तो 36 से 51। अब देखिए चारों ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता,
है ना। समान सिविल संहिता जो पूछता है कि कहां में लागू है, तो बताते हैं गोवा में भी लागू है। ये क्लियर हो गया। अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन। अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन। ये पूछता है कृषि पशुपालन किस अनुच्छेद में। पशुपालन है ना, पालक नहीं है। और 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का बंटवारा, पृथककरण, ये चीजें ध्यान देना है। तो आपको क्या पूछ रहा है, उनकी नस्लों में सुधार, गाय और दुधारू पशुओं के, तो पशुपालन किस में आ जाएगा, पशुपालन आ गया ना 48 में। तो यहाँ पर आप अच्छे से चीजों को समझ गए। पशुपालन यानी कि गाय व दुधारू पशुओं का जो है वह क्या है भैया, इनकी नस्लों में सुधार और पशु बलि पर रोक, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 46 में है। किस में है, अनुच्छेद 46 में, ध्यान देना है। चले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नहीं भाई 48 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 48, ध्यान देना है, ठीक ना, क्योंकि मैंने इसको बताया भी ना, पशुपालन जो है और इसी में संबंधित आ गया। चलिए राष्ट्रपति को संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया गया। क्या हुआ था कि घटना है 1971 की। 1971 में एक संशोधन हुआ जिसमें यह बताया गया कि भैया संविधान संशोधन अधिनियम में अगर विधेयक जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो वो सहमति देंगे ही देंगे। उनको बाध्य किया गया कि आपको सहमति देना ही है। 71 की घटना है और वह संशोधन था 24वां, है ना, ध्यान रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन 1971। पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बताएंगे 1976। 44वां कब हुआ था, तो 1978। 86वां कब हुआ था, 2002। इतनी बातें आपको कम से कम याद रखनी होंगी। आइए आगे आते हैं। चलिए भारतीय संविधान में संशोधन वर्णित है। संशोधन तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, और भाग कौन हो जाएगा, भाग हो जाएगा 20, है ना। कुल कितने भाग हैं, तो मूलतः तो भाग की संख्या 22 है, लेकिन ए बी करके अब कितना हो गया है, भाग हो गया है 25, है ना, अब हो गया है 25 ए बी को अगर ऐड करोगे तो ये भी आपको ध्यान देना है। संविधान संशोधन का विचार कहां से लिया गया है, तो जानते हैं आप कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नामेरी बांध, नामेरी बांध जो है वह असम में है। नामेरी बांध बाघ अभ्यारण्य है, बांध नहीं बाघ अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य से एक सवाल पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, असम में है। आइए बीच में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा देते हैं जब क्वेश्चन वैसा है। तो पीटी पक्षी द्वीप अभ्यारण्य, पीटी पक्षी द्वीप या पिट पक्षी इसको कहते हैं, यह लक्षद्वीप में आपको मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, लक्षद्वीप में। अगर भारत का नक्शा आप देखते हैं, भारत का दक्षिणी भाग, तो देखिए एक तरफ तो आपको अंडमान आ जाता है और दूसरी तरफ आपको आ जाता है लक्षद्वीप, है ना। तो यही स्थित है लक्षद्वीप वाले साइड पर, ध्यान देना। आइए चलिए, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान पर परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है भैया, तापमान, ताप मतलब कि थर्म या थर्मोक्लाइन। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ताप मतलब थर्म। अच्छा, शरीर का ताप मापने के लिए आप यूज करते हैं ना थर्मामीटर, थर्म, तो वही होता है। बस चीजों को आप रिलेट कर पाए तो आसानी से आंसर कर लेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ही लेते हैं बीच बीच में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और कौन था, सिराजुद्दौला और क्लाइव था, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव था। 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था प्लासी का, तो ये भी आपको ध्यान देना है। प्लासी के युद्ध पर एक वीडियो में दे चुका हूं, जाकर के देख लीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट करोगे मिल जाएगा। अलीनगर की संधि हुई थी, उन्हीं दोनों के बीच हुई थी अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। बाद में संधि का उल्लंघन किया गया और प्लासी का युद्ध हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे आते हैं।
निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी जापान में स्थित है? जापान में स्थित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर भी एक वीडियो दे चुका हूं, सेपरेट वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा। ज्वालामुखी से एक सवाल आपको बिहार पुलिस में पूछता ही पूछता है। तो जापान में स्थित है, जापान, जापान। तो जापान में जो है ना वह है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। यह निष्क्रिय है। यह कैसा ज्वालामुखी? कभी पूछ देता है तो बताएंगे कि सर यह निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। मोना लोआ कहाँ में है? तो वह हवाई द्वीप में है। मोना लोआ कहाँ में है? हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में है, ठीक ना। विसुवियस कहाँ में है? तो विसुवियस इटली में। रेनियर हुड ये यूएसए में है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आइए, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सभी लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है? पूर्वी पॉइंट। देखिए भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये पश्चिमी गुजरात वाला हो जाएगा और ये आ जाता है आपका पूर्वी ना। तो पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम है किविथु, और ये गौर माता या गुहार मोती। तो पूर्वी किविथु, ये गुहार मोती, और कन्याकुमारी हो जाता है ये वाला, है ना, कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी हो जाता है इंदिरा कौल, और अंडमान को ले लोगे तो सबसे दक्षिणी हो जाता है इंदिरा पॉइंट। पांचों याद रखना है। किबिथु सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी गौर माता या गुहार माता, सबसे उत्तरी इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी अगर द्वीपों को लेंगे तो इंदिरा पॉइंट, अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी। ये पांचों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कंठस्थ। आइए देखिए, वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन आप लोगों से ही प्राप्त होता है, और फिर मैं और ऊर्जा के साथ अगले क्वेश्चन की तैयारी में लग जाता हूं। अब मैं देखता हूं कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल धीरा हो जाता है और ऊर्जा भी कम जाती है, तो शेयर करिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होगा मकर और कर्क रेखा के बीच होगा, उष्णकटिबंधीय होगा, है ना। मकर रेखा कर्क रेखा जानते ही हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी कर्क और मकर कहलाता है। एक बार मैं आपको बताना चाहूं तो अगर मैं बता दूं तो ध्यान दीजिएगा, कर्क और मकर मैं बता दे रहा हूं, ये है ना। अगर इसको दो भागों में बांटते हैं तो एक हो जाता है नॉर्थ ऊपर और साउथ, ये 0 डिग्री इसको मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, नॉर्थ में है तो उत्तरी हो जाएगा, ये 23.5 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 23.5 हो जाएगा इधर भी, लेकिन ये हो जाएगा दक्षिण। ये कर्क रेखा कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्क, और ये कहलाएगा मकर। अब इन्हीं के बीच के क्षेत्र को, यही क्षेत्र जो है इतने दूर वाला, ये वाला, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या था देखिए, इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर? समझ गए? समझ गए सर। निम्न में से किसे बेंगी तट, बेंगी, बेंगी में आपको बंगाल जैसा कुछ लग रहा होगा, बेंगी, बंग, बेंगी, बंगाल, बंगाल के तट को। तमिलनाडु को कोरोमंडल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, ठीक ना। आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, इधर वाले को उत्तरी सरकार कह देते हैं, उत्तरी सरकार भी कह देते हैं। केरल वाले को मालाबार कह देते हैं, मालाबार कह देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। पश्चिम बंगाल बेंगी तट। क्लियर? पार्ट बाई पार्ट में बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। आइए, भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास तटरेखा है? कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये आपको पता है? 6, 7, 8 या 9? कमेंट करेंगे आप। जिसमें 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल से जुड़े हैं, यानी कि उनके पास तटरेखा अवेलेबल है। 4 हैं। कौन है? 4 हैं। अगर आप भारत के नक्शे का ज्ञान है आपको थोड़ा बहुत भी, तो आप समझ जाएंगे। एक तो आपको अंडमान निकोबार मिल जाता है, अरे श्रीलंका यहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार छोटे छोटे मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 तो हो गया सर, एक तो हो गया। दूसरा आपको लक्षद्वीप मिल जाता है, हाँ सर ये भी हो गया। और तीसरा पुदुचेरी, पुदुचेरी हालांकि बहुत जगह में है और ये जल से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हो गया। और एक आ जाएगा दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, 4 है ना, 4, 1, 2, 3, 4। दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली जो नाम है वो एक ही है, पहले 2 था अब 1 हो गया। आइए, दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला, अगर पुराना डाटा आपके पास है तो आंध्र प्रदेश, अगर नया डाटा का ज्ञान है तो तमिलनाडु।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये बच्चे इसको कैसे गलत करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये पढ़ेंगे अच्छा दक्षिण वाला सबसे लंबी तट वाला राज्य, तो मारेंगे गुजरात, निकल जाएंगे आगे। सबसे लंबी तट गुजरात का नहीं है, और गुजरात से भी ज्यादा बात कर लें तो हम क्यों नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में पूछ रहा है, गुजरात तो दक्षिण में है ना। दक्षिण पूछेगा तो आपको बताना है तमिलनाडु। अब कुछ लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश है, भाई आंध्र प्रदेश जो नया डाटा आया है उसमें 1053 किलोमीटर की डाटा उसके पास है। तमिलनाडु के पास जो है डाटा लगभग 1069.69 है, किलोमीटर के आसपास है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। तो तमिलनाडु नए डाटा के अनुसार, पुराना डाटा के अनुसार 1053 होगा, ध्यान दीजिए। गुजरात का भी बढ़ गया है, लगभग 2300 किलोमीटर हो गया है 1200 से, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक रोलर हवाएं चलती है, उत्तरी अमेरिका में चलती है ब्लैक रोलर हवाएं, ध्यान देना है। आइए क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत जो है, जो वायुमंडल आप परत बाई परत पढ़ते हैं ना, तो ये वाला जो है वो क्षोभ मंडल है। ये हम लोग पृथ्वी है और इसकी जो परत है ये लगभग औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह है क्षोभ मंडल। सबसे बाह्य मंडल को क्या कहा जाता है, हिंट भी दे चुका हूं, बता दीजिएगा सबसे बाह्य वायुमंडल को क्या कहा जाता है। आइए प्रथम यूरोपवासी, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, हड़बड़ में मारोगे गड़बड़ होगा। प्रथम यूरोपवासी जो केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आए, है ना, नाम नहीं उनका पूछ रहा है। प्रथम यूरोपवासी जो केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आए, उनका पथ प्रदर्शक कौन था, प्रश्न ये पूछ रहा है। नहीं वास्को डी गामा मार के निपट मत जाना और गलत करके आ जाना भाई। पथ प्रदर्शक जो था वह अब्दुल मानिद था, है ना। आने वाला यूरोपवासी प्रथम पूछता है तब बताएंगे कि वास्को डी गामा था। ये केप ऑफ गुड होप, ये जो मार्ग था, ये मार्ग था, इस मार्ग को खोजने वाला बार्थोलोमेव डियाज था। सब कुछ आपको इसी क्वेश्चन में मेंशन है। मार्ग खोजेगा तो मार्ग बताएंगे कि बार्थोलोमेव डियाज। प्रथम यूरोपवासी कौन था तो बताएंगे वास्को डी गामा। पथ प्रदर्शक कौन था तो ये था अब्दुल माजिद, है ना। तो ये तीनों पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना है। आया कब था भाई, तो सर आया था तो ये 1498 में आया था, 1498 में आया था, ध्यान दीजिएगा। आइए समझ रहे हैं ना चीजों को, हाँ समझ रहे हैं। पेरिस की संधि किस वर्ष हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, 4 ऑप्शन है, देखिए बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे, 1763 में हुई थी। आते हैं हम आगे अगले प्रश्न, किसे शाह ए बेखबर के भी नाम से जाना जाता है, इधर ही कर देता हूं। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है भैया, तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। यह औरंगजेब के बाद आया था, किसके बाद आया था, औरंगजेब के बाद आया था, यानी कि 1707 के बाद ये आएगा, है ना, बहादुर शाह। शाह ए बेखबर यानी ये बेखबर था, इसे चिंता नहीं थी अपने साम्राज्य की, और इसे आलसी शासक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आलसी शासक भी कहा जाता है, बेखबर था ये। चलिए जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, जय सिंह को सवाई की उपाधि देने वाला जो था वह था फर्रुखसियर। कौन था भाई, तो वह था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था, देखिए एक आता है लंपट मूर्ख, एक आता है घृणित कायर, है ना, एक आता है रंगीला बादशाह। ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों याद रखना है। लंपट मूर्ख किसे, घृणित कायर किसे, और रंगीला बादशाह किसे। अगर आपको आता है तो कमेंट करें, क्योंकि ऐसे चीजों को कमेंट करेंगे तो भूलेंगे ही नहीं। रंगीला बादशाह मैं बता दूं कि मोहम्मद शाह, पूछता है कि रंगीला बादशाह किसे, मोहम्मद शाह। अच्छा जरा आप कमेंट कर देंगे कि फर्रुखसियर को लंपट मूर्ख कहा जाता था या घृणित कायर कहा जाता था, 2 ऑप्शन है। और ये भी कमेंट करिएगा कि किसे लंपट मूर्ख और किसे घृणित कायर कहते हैं। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, बताना है आप लोगों को। नहीं बताएंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप लोग वीडियो में एंजॉय नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार जानते हैं किसके पास है, 312 आर्टिकल जब संविधान का अनुच्छेद पढ़ोगे आप, तो इसमें राज्यसभा
राज्यसभा के पास ये पावर है भाई, ये बड़ी यूनिक चीज मैं बता रहा हूं। राज्यसभा के पास है ये पावर, लोकसभा और संसद के पास नहीं, राज्यसभा सीधा आंसर होगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन हुआ था तो 1971 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। बहुत ही इजी। आइए आगे। अम्लीय घोल होता है, अम्लीय घोल कैसा होगा? तो अम्ल है, एसिड है। जानते हैं कि बैटरी वगैरह में एसिड डालते हैं तो बैटरी चालक ही होगा, तो विद्युत का ये क्या हो जाएगा? ये चालक हो जाएगा। चलिए आइए तो आगे। क्वेश्चन रखूंगा 50 से कल से, क्योंकि बहुत लंबा समय इसमें लग जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल प्योर वाटर, तो प्योर वाटर तो भैया 7 होगा। देखिए 7 से अगर ऊपर होता है तो वो होता है क्षारीय, 7 से अगर नीचे होता है तो वो होता है अम्लीय। पानी आप पीते हैं तो ना आपको कड़वा लगता है ना आपको खट्टा लगता है, यानी कि ना वो क्षारीय है और ना ही वो क्या है? अम्लीय है। वो कैसा है भैया? तो वो है उदासीन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रह पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का चादर है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो चादर है वह किस ग्रह पर है भाई? तो वह है शुक्र ग्रह पर इसका चादर है, शुक्र ग्रह पर इसका चादर है। शुक्र ग्रह के उपग्रह की मैं बात करूं तो 0, इसके और मंगल के, सॉरी, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोमोस, है ना, डिमोस और फोमोस 2 हैं इसके। बृहस्पति के बढ़ते घटते रहते हैं, फिलहाल 95 जान लीजिए, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाता है कभी कभी ना संख्या। चलिए, मधुमक्खी के डंक मारने के पश्चात इनमें किसका प्रयोग लाभप्रद होगा? अच्छा, मधुमक्खी जब डंक मारता है तो आपके शरीर में एसिड घुसेड़ देता है, एसिड, एसिड घुसेड़ दिया, जलन हुआ। अब आप उसको न्यूट्रल करना चाहेंगे तो आप अब उस पर क्षार लगाइए। तो सिरका तो एसिड है, ये भी नहीं लगाएंगे। नींबू भी एसिड है, ये भी नहीं लगाएंगे। नमक तो उदासीन है, ये भी नहीं लगाएंगे। आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो, बेकिंग सोडा लगाओगे आपको आराम मिलेगा। क्लियर है? अगर आपको ऑप्शन की जानकारी होगी अच्छे से तो चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे। चलो भाई आगे आते हैं। इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, टमाटर, मिर्च और आलू, हल्दी, टमाटर, मिर्च और आलू। तो हल्दी को जान लीजिए, यह एक प्राकृतिक इंडिकेटर का कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न था। चलिए, नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो अम्ल को अगर डालते हैं नीला लिटमस पर तो वो हो जाता है लाल, लाल से नीला कर देगा वो हो जाएगा क्षार। ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्षार से प्रश्न आता है, बार बार इस पर मैं क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं। आइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई? देखिए, मंत्री परिषद का आकार जो है वह सीमित किया गया। सीधा प्रश्न यही है कि मंत्री परिषद का आकार सीमित किया गया है। वह किया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह संशोधन आया और यह बताया गया कि भैया इसकी संख्या जो होगी मंत्रियों की केंद्र में वो 15% से अधिक नहीं होगी और साथ में इंक्लूड होगा पीएम, मतलब प्रधानमंत्री को लगा करके 15% से ज्यादा संख्या नहीं होगी। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भयानक प्रश्न है। 44 नंबर याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, कुछ और प्रश्न बचे हैं जिसको भी देख लेते हैं। दशराज का युद्ध किस मंडल में है? तो दशराज का युद्ध जो है वह 7वें मंडल में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा कौन से मंडल में? 7वें मंडल में है दशराज युद्ध का। आइए आगे, चलिए आगे बढ़ गया है क्या? हाँ ये हो गया 45 के बाद 46। हुसैन सागर झील है तो यह आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, मतलब तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश ही था, अब हो गया है तेलंगाना में, तो ये ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? तेलंगाना। ठीक, चलिए आइए, पेशा अधिनियम कब आया? पेशा अधिनियम, देखिए पेशा मुख्य रूप से मैं बात करूं तो पेशा जो है 1996 में आया है। ये पंचायत से संबंधित है, अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए ये है पेशा अधिनियम, है ना। तो ये पूछता है कभी कि पेशा अधिनियम कब आया, तो बता देते हैं आप कब, आप बता देते हैं 96 में। किससे संबंधित है? तो अनुसूचियों से संबंधित है,
अनुसूचित जनजाति से संबंधित है ना। पेसा, PESA। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है पेसा का, तो पेसा का फुल फॉर्म होगा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, ये भी ध्यान देना है आपको, कभी पूछ ना दे। आइए, कश्मीर हिमालय स्थित है। कश्मीर हिमालय कहाँ कहाँ है भैया? तो सिंधु और सतलज है क्या कहीं ऑप्शन में? सिंधु, हाँ, सतलज और सिंधु के बीच जो है वह कश्मीर हिमालय स्थित है। काली और तीस्ता के बीच कौन सा है? नेपाल हिमालय मिल जाएगा। और तीस्ता तथा दिहांग दिवांग या ब्रह्मपुत्र के बीच जो है वह असम हिमालय मिल जाएगा। तो यहां तक भी बातें आपको ध्यान देनी होंगी। चलिए, शारदा तथा काली नदी का उद्गम है, यह है आपको मिलाम ग्लेशियर से है। कहां से है? मिलाम ग्लेशियर से। और यह उत्तराखंड में है। यूके, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना भाई, उत्तराखंड में ये है मिलाम ग्लेशियर, ध्यान दोगे आप। चलो भाई, आ जाओ। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीट, देखिए लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कहीं भी विपक्षी में अगर बैठना है आपको, तो आपकी जो संख्या होनी चाहिए वो 1/10 होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में कुल 550 सीट है, तो अगर 55 से कम सीट है आपके पास, तो आप विपक्षी भी नहीं कहलाओगे। हुआ था ना, कांग्रेस के पास 55 भी नहीं आया था, तो विपक्ष में भी नहीं बैठ रही थी लोकसभा में, तो यही होता है। आइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अच्छा देखिए, राष्ट्रपति पर फुल डिटेल एक वीडियो में दे चुका हूं, अगर उसको पढ़ लोगे तो राष्ट्रपति से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे अनुच्छेद से, है ना। 52 अनुच्छेद में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो यही तो पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 53। 54 में इनका चुनाव है और इनके तरीका है जो चुनाव का, वह है 55 में। तो ये चारों आपको ध्यान देना है। चलिए, आइए, गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो भैया ये मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ में है? मंगोलिया और चीन। आइए, नागासाकी किस द्वीप पर है भैया? नागासाकी किस द्वीप पर है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो नागासाकी मिलेगा आपको क्यूशु द्वीप पर। कहां मिल जाएगा? क्यूशु द्वीप पर। ये जापान के द्वीप हैं, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, यही सीक्वेंस है। पहले ये उत्तर में है, फिर दूसरे नंबर पर ये है, और तीसरे नंबर पर ये है, और चौथे नंबर पर ये है। कभी सीक्वेंस में देगा कि जापान के इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। हालांकि बिहार पुलिस में नहीं इतना जटिल पूछेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, नागासाकी क्यूशु। बिहार पुलिस में इतना जटिल नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी पूछेगा तो बता ही दिया हूं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार सीक्वेंस में है। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा अपना बिहार। बिहार का 2 गुना जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी 11 के अनुसार? तो नागालैंड की। नागालैंड की जो भाषा है राज्य की, वो अंग्रेजी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन जैविक और अजैविक संगठकों का बिचौलिया का कार्य करता है? तो वो करता है उत्पादक। उत्पादक है, बिचौलिया का कार्य करता है। और आखिरी सवाल 57वें प्रश्न पर आ चुके हैं, आखिरी सवाल। चलिए, निम्न से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा भैया किसने गढ़ा है? तो हैकेल ने तो नहीं गढ़ा है, लिनियस ने भी नहीं गढ़ा है, डार्विन विकासवाद से संबंधित है, आर्थर टेंसले ने गढ़ा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो आपने देखे होंगे, समझे होंगे। वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो आप। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।